हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज़ दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट करते हैं इस शानदार से वीडियो को। अब हम यार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि हम सीएसएस में बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यार कलर्स। तो कलर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कलर के लिए यार सिंपली हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती है। एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं यार कलर कितने तरह के हो जाते हैं, मतलब हम कैसे कैसे कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया यार कलर को यूज़ कर सकते हैं हम नॉर्मल कलर प्रॉपर्टी से, साथ में हम बैकग्राउंड कलर नाम का एक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड दे सकते हैं। सिमिलरली यार हमारा बॉर्डर कलर होता है, तो बॉर्डर कलर के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर डैश कलर का, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर वैल्यू हम वही कलर वाले लिखेंगे और इससे हमारे बॉर्डर के अंदर कलर आ जाती है, ठीक है। अब यार देख लेते हैं यार क्या वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। तो सबसे पहले यार हम यूज़ कर सकते हैं कलर के नेम, और इसमें यार बहुत अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। इसमें कम से कम 140 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है और ये यार ब्राउज़र पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इसके बाद में आता है यार आरजीबी का मतलब क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें कुछ नहीं, हम इंटेंसिटी देते हैं हमारे कलर्स की, कितना हमारा रेड का इंटेंसिटी होगा, कितना ग्रीन का होगा, कितना ब्लू का होगा, और उसके मिक्सचर के ऊपर हमारा कलर वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ये इंटेंसिटी यार हम 0 to 255 के बीच में ही देते हैं, ठीक है। और साथ में यार इसमें आरजीबी के साथ में हम ए लिखते हैं और ए के अंदर हम कुछ वैल्यू देते हैं जिससे ओपेसिटी डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और थोड़ा कम रखेंगे तो कम होगा। और सिमिलरली यार हम कुछ ऐसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि है हेक्स वैल्यू, ठीक है। तो हेक्स वैल्यू में क्या होता है? बेसिकली हम सबसे पहले हैश लिखते हैं और फिर से वापस RRGGBB के फॉर्म के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ लिखते हैं और इससे हमारा कुछ मिक्सचर बनता है और वो हमारे कलर को डिसाइड कराता है, ठीक है ना। तो अब हम यार कलर को यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यार मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और इसका नाम हम देंगे color.html। फिर इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा नाम है color.html और मैं CSS एग्जाम्पल जो कि हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी उसी में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पे मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ कलर इन CSS, ठीक है। अब यहाँ पे यार आप कलर की स्पेलिंग देखो तो COLOR है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना क्योंकि यार कलर की दो स्पेलिंग होती है, COLOR और COLOUR। अब यहाँ पे हम जब भी कोडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब में यार COLOR यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने COLOR लिखा है। तो अब हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर लिखते हैं हम एक H1 टैग से हेडिंग, और हेडिंग में मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ हेडिंग, और फिर हम एक पैराग्राफ टैग से पैराग्राफ बना देते हैं और इसके अंदर भी लिख देते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। फिर इसे सेव करते हैं और जाते हैं हम इसको स्टाइल करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ इसे स्टाइल करने के लिए, और इसके अंदर हम सबसे पहले H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब H1 को सिलेक्ट करके यार इसके अंदर हमको कुछ कलर देना है, तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं और फिर यहाँ पे मैं कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपको देखने हो कि यार यहाँ पे कितने कीवर्ड्स है। तो इसके अंदर यार VS कोड ने ऑलरेडी बता रखे हैं ये सारे कीवर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो गूगल कर लो MDN कलर्स, जिससे आपको यार वो MDN का CSS जो डेवलपर डॉक है वो खुल जाएगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे कलर वैल्यू पे अगर देखो तो यहाँ पे आपको सारे कलर के कोड और यहाँ पे कीवर्ड भी दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर दीजिए जो भी आपको कलर देना है। अब यहाँ पे मैं रेड कलर दे रहा हूँ इसको, तो मैं RED सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस P टैग को भी एक कलर देता हूँ। तो मैं P टैग को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्राउन कलर दिया, सेव किया। अब जाते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ color.html और अब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग में रेड कलर आ गया है, दिस इज़ अ पैराग्राफ में ब्राउन कलर आ गया है ना। अब इसके अंदर हम हेक्स वैल्यू को लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे #FFFFF और फिर से सेव करते हैं। अब यहाँ पे ये FFF का मतलब है वाइट कलर, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना हो तो आप इस पर हवर कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप एक कलर पिकर आ रहा है। अब इसमें से आप अपना जो कलर है वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे कलर्स है और यहाँ पे देखो तो आपके जो कलर की ग्रेडिंग है वो सारी है। यहाँ पे मेरे को रेड कलर की जगह मैं इस बार येलो दे रहा हूँ, तो अच्छा सा कोई येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे हमको एक और कलर देना है, तो यहाँ पे फिर से मैं #FFF कर देता हूँ और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे फिर से एक कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस बार ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ग्रीन कलर को मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से मैंने उसकी कोई अच्छी सी शेड ली और फिर मैंने इसे सेव कर दिया। और अब जाते हैं हम ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं यार दिस इज़ अ हेडिंग आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ आ रहा है और येलो और ग्रीन कलर में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर कुछ ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने देखा तो हमको 3 तरह की वैल्यू थी RRGGBB, लेकिन अब इसके साथ में एक और वैल्यू जुड़ जाएगी जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो
ओपेसिटी को, और मैं जितना कम करूँगा उतना हमारा जो कलर है वो लाइट होता जाएगा। तो मैं इसे कुछ यहाँ पे रख देता हूँ और फिर हम इस नीचे वाले को भी चेंज करके देखते हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत लाइट है तो मैं इसको ज़्यादा लाइट नहीं करूँगा, मैं यहाँ तक ला लेता हूँ और इसे सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हो यार एकदम लाइट टेक्स्ट के अंदर हमारी दिस इज़ अ हेडिंग लिखा हुआ है और दिस इज़ अ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा लाइट है ना। अब इसके अंदर हम RGB का यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे RGB, जो कि एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा RGB और यहाँ पे हमारा RGB तीनों आ गए। अब हमको इसके अंदर वैल्यू देनी है, तो पहले मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0। अब इससे ब्लैक कलर हमारा आ जाएगा, लेकिन हमको ब्लैक कलर नहीं देना है, हमको कुछ और कलर देना है। तो फिर से मैं इसी पे हवर करूँगा और यहाँ पे हमारा कलर पिकर आ रहा है सेम स्टाइल के अंदर, और फिर से आपको यहाँ पे जाना है और कलर पिक करना है। तो इस बार मैं हल्का सा लाइट ब्लू टाइप का कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम कुछ भी अच्छा सा सेलेक्ट करके एक बार सेव करके देखते हैं। और यहाँ पे भी मैं एक और कलर दे देता हूँ पहले, ताकि हमको दोनों का कलर दिख जाए। और यहाँ पे मैंने पहले इसको ब्लू कलर ही दे दिया है, फिर मैं हवर करके इसको पर्पल दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने ऐसे किया और सेव किया और जाते हैं हम ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो यार दिस इज़ अ हेडिंग अब ब्लू कलर में आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ अब पर्पल कलर में आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा सेम जो ओपेसिटी चेंज करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एक अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 to 1 के बीच में आती है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे हल्का सा शेड कम कर लेता हूँ और इसकी मैं ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और अब सेव करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों हल्के हल्के से लाइट हो चुके हैं। ठीक है, बस यार ये था हमारा कलर प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे इसके अंदर वैल्यूज़ होंगे, आप एक एक के साथ में खेल के देख सकते हो कैसा आपका आउटपुट आ रहा है। और बस यार जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वैसे वैसे आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार हम कलर्स को यूज़ करते हैं CSS के अंदर। अब यार नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में यार सबसे पहले हमने देख लिया यार बैकग्राउंड कलर का, तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। सिंपली कलर को हमको वैल्यू के अंदर लिखना है, फिर साथ में यार वही ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है यार हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो बेसिकली यार हम बैकग्राउंड इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बैकग्राउंड के अंदर कुछ इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यार हम वैल्यू में लिखेंगे URL और उसके अंदर एक फंक्शन होता है यार ये URL, और उस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर URL है इमेज का वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यार हमारा आता है रिपीट। तो रिपीट से क्या होता है, बेसिकली हमारा यार अलग अलग जो इमेज है उसको हम रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, अब रिपीट के अंदर वैल्यू क्या आती है, तो रिपीट में X एक्सिस और Y एक्सिस अलग अलग एक्सिस में आपको रिपीट करवाना है। तो आप रिपीट डैश X या रिपीट डैश Y लिख दोगे और उस पर्टिकुलर एक्सिस में आपका वो जो इमेज है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है ना, अब साथ में यार इसमें नो रिपीट भी है जिससे आपका नो रिपीट होएगा, मतलब रिपीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यार पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, तो बेसिकली आपका वो जो बैकग्राउंड है, मान लो आपने इमेज लगाया तो उसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो पोजीशन नाम के प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, तो कुछ यार इस तरह से हम बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। तो अब हम यार बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं यार VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और फिर से हम वही हमारा न्यू फाइल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और उसका टाइटल देकर रख देते हैं। तो अब यार इसके अंदर हम सबसे पहले H1 टैग को यूज़ करके उसको एक बैकग्राउंड देके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस इज़ अ हेडिंग और इसमें मैं साथ में बैकग्राउंड भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए हम स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं। तो उसके लिए मैं खाली बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, एक्चुअली हमको पहले सेलेक्टर का यूज़ करना होता है। मैं यहाँ पे अब H1 का यूज़ करके इसके अंदर एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा और फिर यहाँ पे कलर मांग रहा है, तो हम यार कुछ ऐसा कलर लेते हैं जो कि ब्लैक के पीछे दिखे। तो मैं यार कोरल ले रहा हूँ और अब इसको हम यूज़ करके देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यार फिर से हमारा सर्वर क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा दिस इज़ द हेडिंग आ चुका है और पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर यार हम इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए यार हम एक डिव का यूज़ करेंगे और डिव के अंदर मैं बेसिकली एक बैकग्राउंड डाल रहा हूँ। तो मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड और फिर हम उसको एज अ क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमको फिर से वही हमारा H1 का यूज़ करना है। तो मैं इस H1 को इसमें डाल देता हूँ और फिर हम यहाँ आते हैं और डिव के अंदर यहाँ पे हमारी स्टाइल के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड और फिर इस बैकग्राउंड के अंदर हमको यार कुछ इमेजेस डालनी है। तो हम उसके लिए यार बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमको एक इमेज की लोकेशन डालनी है। तो सबसे पहले तो यार मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गूगल में जाके कोई इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ।
तो इस इमेज को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव एज़, और फिर कहाँ हमको सेव करना है, तो बेसिकली यार हमारा यहाँ जो फोल्डर है उसके अंदर हमको सेव करना है, जो कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है, CSS एग्जाम्पल, ठीक है। और इस इमेज का मैं नाम रख रहा हूँ कॉपीराइट, या फिर IMG रख देते हैं, और फिर से सेव करता हूँ और फिर इसको क्लोज करते हैं और जाते हैं हमारे यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पे इमेज के अंदर अब हमको URL देनी है। URL के लिए यार हम URL नाम का एक जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा इमेज का नाम या फिर लोकेशन जो भी हमारे इमेज की है। तो हाल फिलहाल यार ये सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं img.jpg का यूज़ करूँगा। और जैसे ही मैंने इसका यूज़ किया, आप यहाँ पे अगर आओ तो आपको यार यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली यार हमको इस डिव के अराउंड कुछ हाइट भी देनी होगी। तो उसके लिए हम इस डिव को तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, अब इसको कुछ हाइट दे देंगे जिससे कि इसकी कोई वैल्यू जो भी हमने दी है वो दिखने लगे। तो यार यहाँ पे मैंने हाइट दी इसको 100 पिक्सल्स और विड्थ दी मैंने 100 पिक्सल। तो अब इसकी कोई साइज़ है, और जैसे इसकी साइज़ है वैसा उसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब क्योंकि यार हमने H1 को ऑलरेडी बैकग्राउंड दे रखा है, इसलिए हमारी वो जो दूसरी वाली बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यार यहाँ पे इस हाइट को और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा H1 जो है उसके अलावा जो भी कंटेंट है वो भी देखने लगे। तो मैंने 1000 कर लिया। तो जैसे मैंने 1000 किया, आप यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ आपकी इमेज दिख रही है। और अब अगर मैं इस H1 में से भी बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो हमको यार वो इमेज H1 के पीछे भी दिखने लगेगी। तो जैसे मैंने H1 के पीछे से हटाया तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी इमेज H1 के पीछे भी दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखो तो दो इमेज आ रही है, और यहाँ पे हर इमेज के साइड में भी एक इमेज आ रही है, ऊपर नीचे साइड में हर जगह इमेज आ रही है। क्यों? क्योंकि यार ये इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, और उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि नो रिपीट, रिपीट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं नो रिपीट का यूज़ करूँगा, जिससे आप देखोगे खाली हमारी एक ही इमेज आ रही है ना। और फिर अगर आप चाहो तो इस इमेज की साइज़ को भी बदल सकते हो हमारे बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी से। तो उसके लिए यार हम बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज़, और उसके अंदर हम साइज़ डिफाइन कर देंगे। तो मैं 100 पिक्सल्स करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पे यार छोटा सा इमेज आपको दिख रहा है, इसको हम 400 पिक्सल्स कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अच्छे से हमारा बैकग्राउंड साइज़ आ रहा है ना। इस चीज़ को यार हमने रिपीट करके देखना है, तो यहाँ पे आप रिपीट लिख दो, और अगर हम रिपीट लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे रिपीट होगा। और अगर हम वाई एक्सिस में रिपीट करना चाहे तो रिपीट वाई करेंगे, और अगर हम एक्स एक्सिस में रिपीट करना चाहे तो एक्स लिख देंगे। और फिर सेव करके अगर आप देखो तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। अब यार इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। से क्या होता है, उससे बेसिकली यार ये जो हमारी इमेज है वो फिक्स्ड या स्क्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली फिक्स्ड का मतलब है कि या तो वो चिपकी हुई रहेगी या फिर वो आपके कंटेंट के साथ में मूव करेगी। कैसे, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स्ड रखूँ और इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यार ये हमारा जो हेडिंग है वो ऊपर जा रहा है, और हमारा जो इमेज है वो नीचे आ रहा है साथ में हमारे कंटेंट के। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक पैराग्राफ ओपन करके उसके अंदर कोई रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ। तो मैंने लिखा लॉरेम, और यहाँ पे मैं 100 वर्ड्स लिख देता हूँ। और फिर हम देखें तो यार यहाँ पे हमारा ये जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, और जैसे ही मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे ये साथ में मूव कर रहा है। और एक बार इसको और 2-3 कॉपी करके देख लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आप अगर देखो तो इसको आप जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, साथ में वो जो हमारा इमेज है वो भी नीचे आ रहा है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल में कन्वर्ट कर दूं, जो कि हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट है, उसको मैंने लिखा है स्क्रॉल, तो अब वो साथ में स्क्रॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ऊपर जा रही है अब, ठीक है। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन। तो उसका यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, और इसमें अगर हम सेंटर का यूज़ करें तो हमारी ये जो इमेज है वो इस बैकग्राउंड की हाइट और विड्थ के सेंटर में आ जाएगी। कैसे, तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो इसकी हाइट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ नीचे तक एंड होती है। तो उसके सेंटर में हमारा ये जो इमेज है वो आ रहा है। अब एक बार इसको हम नो रिपीट कर देते हैं ताकि ये रिपीट ना हो, और फिर अगर हम देखें तो ये हमारे सेंटर में खाली एक इमेज आ रही है, ठीक है। उसी तरह से यार इसमें कवर या और भी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड पोजीशन पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो टॉप, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। तो एक बार उनको यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टॉप और सेव किया, तो एक बार हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे टॉप में आ रही है। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ बॉटम तो ये चीज़ हमारी नीचे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई साइज़ दोगे तो उस हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब यार ये थे कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और उसके वैल्यू जो कि हमने देखे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कुछ फॉन्ट रिलेटेड चीज़ें जो जिससे हम टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार फॉन्ट्स। और अगर यार हम डिज़ाइन का पार्ट देख रहे हैं CSS, तो इसके अंदर यार फॉन्ट्स तो हमको देखने बहुत ही ज़रूरी हो जाएंगे ना, क्योंकि फॉन्ट से ही तो हमारे टेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल बनते हैं, है ना। तो फॉन्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यार फॉन्ट फैमिली का, जिससे हम अलग अलग फॉन्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा टाइम्स रोमन हो गया, कोरियर न्यू हो गया, और जो भी हम फॉन्ट्स वर्ड या किसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम फॉन्ट फैमिली का यूज़ करके एक फ़ॉन्ट डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद में यार हम अलग अलग स्टाइल जो यूज़ करते हैं वर्ड या किसी भी आप डॉक्यूमेंट में देखते हो, तो इटैलिक्स, नॉर्मल, ऑब्लिक, ये सारी चीज़ें जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यार फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम वैल्यू में लिख सकते हैं नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, जो भी हमें फॉन्ट स्टाइल देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है यार फॉन्ट साइज़, और इसमें हम बेसिकली अलग अलग साइज़ दे सकते हैं फ़ॉन्ट्स की। हमारा फ़ॉन्ट कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, तो वो उस चीज़ के लिए हम यार फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे। और वैल्यू के अंदर हम यार अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, पिक्सल हो गया, EM हो गया, या जो भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्स्ट के लिए, ठीक है। फिर आता है यार हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो फॉन्ट है वो नॉर्मल चाहिए आपको या बोल्ड चाहिए, कितना बोल्ड चाहिए वो अलग अलग वैल्यूज़ से आप डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली यार इसमें 100 to 900 तक की वैल्यूज़ होती है, और 400 मतलब नॉर्मल होता है, 700 मतलब बोल्ड होता है। और बेसिकली आप जितना लाइट करना चाहो उतना लाइट कर सकते हो, और जितना बोल्ड करना चाहो उतना बोल्ड कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ को देकर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यार हम फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं CSS में। तो अब हम यार एक एग्जांपल से इन चीज़ों को यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैंने यार यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है font.html नाम की, और इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर खोल दिया था, टाइटल दे दिया मैंने फॉन्ट इन CSS, और यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग और पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है। अब इसको हम स्टाइल करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ, और स्टाइल टैग के अंदर हम हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट साइज़ का यूज़ करके, और उससे पहले हमको यार सेलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा और एक टैग को सेलेक्ट करना है। तो मैं H1 टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ स्टाइल देने वाला हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसकी चेंज कर देता हूँ, और एक बार इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम रख के देखते हैं 50 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करेंगे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये खोल रखा है, तो इसके अंदर मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो यार ये हमारा आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे द नाइट किंग लिखा हुआ है, और इसके अंदर हमने 50 पिक्सल की साइज़ दिया। अब इसको अगर मैं 150 कर दूँ तो आप देख सकते हो यार ये नाइट किंग हमारा बड़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर रहा हूँ, तो FONT फैमिली, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ऑलरेडी यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टैक्स बने हुए हैं। अब इसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। तो अब इसमें ये कॉमा का क्या मतलब है, तो बेसिकली यार ये हमारा पहला फ़ॉन्ट है जो कि यूज़ होगा, और अगर कंप्यूटर को ये वाला फ़ॉन्ट नहीं मिला तो वो इस पे जाएगा, फिर ये यूज़ होगा, अगर ये ना मिला तो ये ना मिला तो ये। तो उस तरह से हमारा ये यूज़ होता है। अब इसके अंदर ये जितने भी फ़ॉन्ट्स है वो सारे वेब सेफ फ़ॉन्ट्स है। वेब सेफ फ़ॉन्ट्स का मतलब होता है कि ये जो हमारे फ़ॉन्ट्स है वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं मोस्टली। अब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें कुछ नए फ़ॉन्ट्स डालना चाहते हो, जैसे कि आप गूगल फ़ॉन्ट से कोई अलग सा फ़ॉन्ट जो कि आप चूज़ करके डालना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली यार आप पहले उस फ़ॉन्ट के वेबसाइट है जिस पे भी आप जाना चाहो वहाँ जाओ, और यहाँ पे हमारा जैसे ये गूगल फ़ॉन्ट से, तो हम इस पे जाते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसको हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट दिस स्टाइल को क्लिक कीजिए, और जैसे मैंने स्टाइल पे क्लिक किया आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा लिंक टैग आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके आप जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको मेटा टैग के नीचे पेस्ट कर दीजिए, या जहाँ पे भी आपने अपनी स्टाइल शीट को लिंक किया है वहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर नीचे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके अंदर हमको अब बेसिकली यार मैं स्टाइल टैग के ऊपर इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लिंक है ये फॉन्ट्स का वो पहले लोड होना चाहिए, और उसके बाद में हमारा जो CSS है वो वर्क करना चाहिए, ताकि इसको पता चले कि फ़ॉन्ट फैमिली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, और अब इसके अंदर हम उस फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे क्या है, पैसिफिको। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही अब हम हमारे इस ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द नाइट किंग हमारा कर्सिव में अच्छे से दिख रहा है ना। अब इसकी यार हम स्टाइल चेंज करके देखते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखना होगा उसके लिए, और यहाँ पे मैं इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इन सब में से कोई भी एक सेलेक्ट करके देखता हूँ। तो मैं ऑब्लिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यार यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। तो एक बार इटैलिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे टैलिक किया तो यहाँ पे यार हल्का सा ये टेढ़ा हो चुका है, और यहाँ पे स्टाइल हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो तो
जैसे ही मैंने लिखा फ़ॉन्ट, तो इतनी सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको सारी नहीं बता सकता। आपको यार बेसिकली इसमें क्या करना है, आप अगर फ्री हो तो कुछ कुछ हमारे जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ है, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है, उनमें से एक एक चीज़ों को लो, उनकी वैल्यूज़ के साथ में एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि कैसा उसका आउटपुट आ रहा है। और यार आप ऐसे ही धीरे धीरे करते सीख जाओगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको देखना है चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे वो वर्क कर रही है, क्या वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसा उसका आउटपुट आ रहा है, क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं जब भी हम CSS, HTML और डिज़ाइन वाली चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बता देता हूँ। तो मैंने यार बाकी सारी बता दी, एक और मैं बता देता हूँ फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट से क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ कुछ हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रहे हैं। तो अगर मैंने 100 किया तो फ़ॉन्ट वेट हमारी जो है वो 100 हो जाएगी। कैसे, तो यार हमारा ये जो फ़ॉन्ट है, आप इसको देखो तो ये अभी लाइटेस्ट है, इसकी जो लाइटेस्ट स्टेट है, कितना पतला ये हो सकता है उतना पतला ये अभी है। अगर आपको इसको मोटा करना है तो आप क्या करोगे, इसको 500 लिख दो और सेव करो। तो आप देख सकते हो यार ये हल्का सा अभी जाड़ा हो गया। अब इसको अगर मैं 900 कर लूँ तो अभी ये यहाँ पे 900 से और ज़्यादा हो गया। तो बस यार हम टेक्स्ट को कितना डेंस करना चाहते हैं वो यहाँ फ़ॉन्ट वेट से हम बताते हैं। अब इसमें यार आप देखो तो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये सारी चीज़ें भी यही है कि बोल्ड में आपका शायद 700 अप्लाई हो जाता है, बोल्डर में आपका शायद 900 अप्लाई हो जाएगा, लाइटर में आपका 300 अप्लाई हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें, और नॉर्मल में शायद हमारा 400। ये सारी चीज़ें आप अगर यहाँ पे हवर करके इस MDN रेफरेंस में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर यार यहाँ पे मैंने नीचे अगर देखा तो यहाँ हमारी ये जो बोल्ड है यहाँ इसकी वैल्यू लिखी है, नॉर्मल में इसकी वैल्यू लिखी है। तो बस यार कुछ इस तरह से हम फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट को स्टाइल करके देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यार फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विद CSS। तो CSS के अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं और उससे हम टेक्स्ट को अलग अलग टाइप के स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे आपको कलर देना है या आपको कोई टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है, स्पेसिंग देनी है, तो ये सारी चीज़ हम CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको सबसे पहले कलर देना है, तो कलर के लिए यार हमने देखा था कलर एट्रीब्यूट होता है, तो उसी का यूज़ करेंगे। तो आप जैसे एक पैराग्राफ का यूज़ कर रहे हो तो उस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कलर देना तो कोई भी सेलेक्टर का यूज़ कीजिए और उसको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर एक प्रॉपर्टी है कलर, उसका यूज़ करेंगे तो उससे हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है यार हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट यार बेसिकली हम उस टेक्स्ट को कहाँ पे कैसे अलाइन करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मान लो यार आपका टेक्स्ट आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो और सारे टेक्स्ट आपके लेफ्ट से ही स्टार्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर लोगे। सेंटर से स्टार्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर सिमिलरली राइट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन राइट। और इसमें यार साथ में एक और है जो कि है टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। इससे क्या होता है, बेसिकली हमारी सारी लाइंस स्ट्रेच हो जाती है और एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक आ जाती है, ठीक है। और खाली लास्ट लाइन में जो गैप होता है वो रहेगा, बट स्टार्टिंग टू एंड तक जितनी भी लाइंस है वो एकदम लेफ्ट टू राइट मार्जिन्स में स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो इससे यार बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा फॉर्मेटेड दिखेगा, कहीं पे भी यार आगे पीछे नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बेसिकली यार हमारे मैगजीन्स या न्यूज़पेपर वाली वेबसाइट्स होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है यार टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, तो बेसिकली यार इससे हम ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उससे बेसिकली हम यार पूरे टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब कैपिटलाइज क्या है, तो कैपिटलाइज बेसिकली हमारा जो भी वर्ड है उसको आप फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटलाइज कर दो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करके, तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। फिर बाद में आता है यार टेक्स्ट इंडेंटेशन। और इससे बेसिकली हमारा जो, जैसे हमने HTML डॉक्यूमेंट को इंडेंट किया था उसी तरह से यार इसको भी इंडेंट करने के लिए हम बेसिकली साइज़ लिख देंगे और उतना स्पेस हमारे टेक्स्ट के स्टार्ट होने से पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है लेटर स्पेसिंग। बेसिकली हर लेटर के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग देनी है वो साइज़ आप इसमें लिख दो तो आपका लेटर के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यार वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग भी सिमिलर है बट इसमें वर्ड का यूज़ होता है, तो हर वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग आपको देनी है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे वर्ड स्पेसिंग का, ठीक है। तो यार ये थे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो हम CSS के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यार हमने फिर से एक text.html नाम की फाइल बना दी है, उसके अंदर मैंने फिर से वही फॉन्ट वाला चीज़ कॉपी कर लिया और टाइटल यार मैंने यहाँ पे चेंज करके स्टाइलिंग टेक्स्ट इन CSS कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ओपन करके इनको कुछ स्टाइलिंग दूंगा। तो सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा टेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेक्स्ट कलर का यूज़ कर लेता हूँ और इन पैराग्राफ्स को एक कलर दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ और क्योंकि यार हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर का कलर आ जाएगा और उसके अंदर पैराग्राफ में खाली टेक्स्ट ही होता है तो टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, है ना। अगर H1 यूज़ करते हैं तो H1 में भी क्योंकि यार टेक्स्ट वाला एलिमेंट है तो टेक्स्ट का कलर आएगा, ठीक है। अगर आप कोई डिव या कोई ऐसा बॉक्स टाइप का अगर कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर हमारा जो बॉक्स है उसमें कलर आ जाता है, ठीक है। तो हल्का सा डिफरेंस होता है बट प्रॉपर्टी हमारी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यार रेड कलर से एक बार इसको
चेंज करके देखते हैं और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं गो लाइव पे दबाता हूँ और यहाँ पे यार हमारा ब्राउज़र खुल चुका है। अब इसके अंदर आप देखो तो ये वाला कलर जो है हमारा रेड में आ गया है। फिर से जाते हैं इसमें ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं एक बार लाइन हाइट दे के देखता हूँ। तो लाइन हाइट से क्या होता है, आपको बताया था मैंने, हर लाइन के बीच में कुछ स्पेसिंग आ जाएगी हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइन हाइट और उसमें मैं प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वैल्यू देनी होती है। तो वैल्यू में मैं दे रहा हूँ 1.5 और एक बार सेव करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में लाइन के बीच में कुछ स्पेसिंग आ रही है ना। अब मैं इसको यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देखता हूँ, तो मैं इसको 4 करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं 4 कर रहा हूँ, आप देखो यार लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ गई है। अब ये शायद 4 पिक्सल्स में है। अगर आप इस पर देखो तो इसके अंदर कुछ MDN रेफरेंस है, इसमें जाके आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो कौन से यूनिट के अंदर आ रही है ना। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आ रही है और यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटलेस वैल्यू यूज़ दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट्स फॉन्ट साइज़। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी साइज़ है वो फॉन्ट साइज़ के मल्टीपल में है। तो आपकी अगर फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है तो ये जो साइज़ है वो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 20 पिक्सल होगा, समझ गए? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो इस जो P टैग की फॉन्ट साइज़ है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स यहाँ पे लाइन हाइट में स्पेसिंग आ रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर आप ट्राई करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि लाइन हाइट की यूनिट कैसे काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम फॉन्ट वेट का यूज़ करके देख लेते हैं। फॉन्ट वेट से आपको बताया मैंने यार कैसे हम फॉन्ट को थोड़ा सा डेंस कर सकते हैं। तो मैं इसको 800 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं वापस दिखाऊंगा नहीं और आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ मैं इंडेंटेशन दे के दिखा देता हूँ। तो इंडेंटेशन के लिए यार टेक्स्ट इंडेंट नाम की हमारी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ पिक्सल्स में वैल्यू दे देते हैं और मैंने इसको दिया। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा पहला पैराग्राफ है, उससे पहले जो है हमारा स्पेसिंग आ रही है और वो स्पेसिंग इंडेंटेशन की वजह से आ रही है जो कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट से यूज़ किया है। सेकंड वाले में भी सेम चीज़ आ रही है और वो भी क्योंकि हमने टेक्स्ट इंडेंट से इसको यहाँ पे इंडेंट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यार इसमें वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर हम फिर से वही हमारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो यहाँ पे यार मैं 1.5 दे रहा हूँ। अब इसके अंदर और ये जो लाइन हाइट थी उसमें जो वैल्यूज़ थी वो सेम तरीके से काम करती है। ठीक है, एक बार सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो वर्ड्स के बीच में यार थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ गई है लेकिन आपको अभी भी डिफ्रेंशिएटिंग नहीं दिख रहा है। तो मैं 3 यूज़ करके देखता हूँ, सेव करता हूँ और आप देख सकते हो यार थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया। अब 3 में भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो 4 करते हैं और अब आप देखो तो यार बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे वर्ड्स के बीच में आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अब हम H1 को स्टाइल करके देखते हैं और H1 में मैं यार सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से हम बेसिकली यार अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ये सब कर सकते हैं। तो मान लो यार हमारा ये जो द नाइट किंग वाला टेक्स्ट है उसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सारे लेटर्स जितने भी है ना वो सारे अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही आप इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिखोगे। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, आप देख सकते हो यार द नाइट किंग जो है हमारा वो अपर केस में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। और इससे क्या होता है, इससे बेसिकली यार हम अपने टेक्स्ट के अराउंड कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर लाइन दे दी है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ओवरलाइन कर सकते हो और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मैंने अंडरलाइन किया तो नीचे वाली लाइन आ गई है और अगर आपको और भी कुछ वैल्यूज़ देखनी है तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, सॉलिड, वेवी और यहाँ पे लाइन थ्रू और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है तो इनको यूज़ करके आप देख सकते हो, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट शेडो दे देते हैं। तो टेक्स्ट शेडो क्या होता है, तो बेसिकली यार हम अपने टेक्स्ट को 3D लाइक कुछ स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप यार टेक्स्ट शेडो का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो टेक्स्ट शेडो में आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी है और इसके अंदर कुछ वैल्यू देनी होगी अलग अलग साइज़ में कि राइट साइड में आपका जो कलर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो कितना राइट हो, कितना लेफ्ट हो, कितना अप हो, कितना डाउन हो, वो सारी चीज़ें होगी। तो एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मैं MDN रेफरेंस में जाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑफसेट एक्स, वाई और ब्लर रेडियस और फिर कलर, ये 4 चीज़ें हैं वो जो आपको देनी होगी। तो ऑफसेट एक्स एक्सिस से बेसिकली आपका ये जो शेडो है वो कितना दूर होना चाहिए वो आप बताओगे इसमें। फिर वाई एक्सिस से कितना दूर होना चाहिए वो बताओगे। फिर ब्लर कितना होना चाहिए, जो आपका टेक्स्ट जो आपके पीछे शेडो में आ रहा है वो कितना ब्लर होना चाहिए वो आप बताओगे इसमें। और फिर आपका जो शेडो है उसका कलर भी इसमें बताओगे। तो मैं इसको एक बार ऐसे कैसे कॉपी करता हूँ और इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और जाके इसमें पेस्ट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और आप देख सकते हो यार यहाँ पे पीछे कुछ शेडो और कुछ आ रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं इसमें 4 कर दूँ या 3 कर दूँ और फिर हम देखें तो आप देख सकते हो यार ये एकदम पीछे आपको फिर से कुछ शेडो दिख रही होगी इस टेक्स्ट की, है ना। तो वो हमने इसकी मदद से किया। अब इसमें यार आप 2 शेडो भी आप डाल सकते हो।
तो उसके लिए यार सेम यहाँ पे आपको एक कॉमा देना होगा सिंपली, और उसके अंदर आपको फिर से कुछ ना कुछ वही ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई वो सब लिखना है। तो यहाँ पे मैं 2 पिक्सल 1 पिक्सल कर रहा हूँ, और इस बार मैं कलर ब्लैक ही देता हूँ, क्योंकि यार ब्लैक के साथ आप कोई और कलर दोगे तो वो शायद इतना अच्छा ना लगे। आप ट्राई कर सकते हो यार अपने लोकल एनवायरनमेंट में अलग अलग कलर्स को। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो यार ये थोड़ा सा डेंस हो गया है, और ये हल्का सा राइट साइड में भी शिफ्ट हो गया है ना। ये तो हो गया यार हमारा टेक्स्ट शेडो। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करके, जिससे हम हमारे टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। तो बेसिकली यार ये जो हमारी हेडिंग थी वो अभी एकदम राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आ रही है, लेकिन अगर हमको इसको सेंटर में डालना हो या फिर राइट साइड में डालना, तो उसके लिए यार हम टेक्स्ट अलाइन को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं सेंटर लिखूंगा, आप देख सकते हो यार ये सेंटर में आ गया, और अगर मैं इसको राइट लिखूंगा तो यहाँ पे ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यार कुछ हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख ली है, और भी बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है यार इसके अंदर। मैं आपको सारी नहीं बता सकता, मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है। आगे आपका काम है यार, आप और एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ें देखो यूज़ करके कैसे वो काम कर रही है, अलग अलग डिज़ाइंस बनाओ। आपको वेबसाइट बनानी अब तक आ चुकी होगी थोड़ी बहुत, है ना, तो ट्राई करो अलग अलग डिज़ाइंस बनाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होता है? तो बेसिकली यार हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ लिखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली यार हमारा टाइम बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है, और ये मोर रीडेबल होता है, क्योंकि हम एक ही साथ सारी चीज़ें लिख रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूँ कौन कौन सी हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमने देखा है, उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आपको एक साथ लिखना है तो आप खाली बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो, जो कि एक प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर सबसे पहले आपको देना होगा कलर, फिर इमेज, और फिर रिपीट, और फिर पोजीशन। इन सब की वैल्यूज़ एक साथ आपको लिखनी है। ठीक है, फिर है हमारा फ्रंट प्रॉपर्टी। तो फ्रंट प्रॉपर्टी में भी बेसिकली हमारा सेम है, मैंने एक एक आपको बताया, स्टाइल, वेट, साइज, हाइट, फैमिली, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको साथ में लिखनी है तो आप फॉन्ट नाम की एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज़। सबसे पहले आपको स्टाइल देनी है, फिर वेट, फिर साइज, फिर हाइट, फिर फैमिली। ठीक है, और फिर है हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर हम देख चुके हैं, तो उसके अंदर हमारी स्टाइल, वेट, कलर, ये सारी चीज़ें होती है। और साथ में अगर हम इसको एक ही प्रॉपर्टी के अंदर लिखना चाहे तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसमें देंगे हम विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर। ठीक है, और नेक्स्ट है यार मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी, और वो हम देखने वाले हैं अभी। बट इसके अंदर हमारी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों साइड की जो हमारी मार्जिन होगी उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन नाम की एक प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इसके अंदर यार और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ हो सकती है। अगर आपको कोई भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखनी है तो आप सिंपली उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो, जैसे कि हमारा फॉन्ट हो गया, और उसके अंदर आप लिख दो शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे शॉर्ट हैंड, तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल बता देगा कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इसकी कैसी दिखती है। हमारी कोई भी वेबसाइट, आप W3 स्कूल पे जा सकते हो, और वो हमको बता देंगे कैसे हम इसको लिखते हैं, इसका सिंटैक्स बता देंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है यार, ये था हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।